बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बैलेंस शीट के ऊपर है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है और बिजनेसेस इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली किसी भी बिजनेस की माली हालत को जानने के लिए आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट का दूसरा नाम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद किसी भी बिजनेस की माली हालत। किसी भी बिजनेस की माली हालत को जानने के लिए आपको एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट कहते हैं। अब ये बनाई किस तरह से जाती है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। इसमें बेसिकली दो साइड्स होती हैं, एक आपकी एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बनाई कब जाती है, ये पीरियड के एंड पे एक ख़ास डेट पे बनाई जाती है। ये बिल्कुल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की तरह नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में तो हम पूरे साल के एक्सपेंसेस, पूरे साल की इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर टॉप पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल का स्टेटस है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, सो वी हैव टू, हमें पर्टिकुलर डेट को फोकस करना है। वी हैव टू फोकस द पर्टिकुलर डेट, ठीक है। वो पर्टिकुलर डेट कौन सी डेट है? आपके साल की एंड की डेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है जनवरी से और एंड हो रहा है दिसंबर पे, ठीक है। तो 31 दिसंबर इज़ अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, जहाँ पे आप इस बैलेंस शीट को, इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे और उस डे का स्टेटस आपको प्रोवाइड करेगी। बैलेंस शीट उस डेट का स्टेटस आपको प्रोवाइड करेगी। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए लास्ट डेट पर अकाउंटिंग पीरियड के हम इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक साइड पे इसके एसेट्स होते हैं और एक साइड पे इसकी लायबिलिटीज़ होती हैं। एसेट साइड को हम इन्वेस्टिंग साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड को हम फाइनेंसिंग साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। अक्सर औक़ात हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग साइड, फाइनेंसिंग साइड, ठीक है, तो वो यही है बेसिकली। इन्वेस्टिंग साइड हम एसेट साइड को, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, मतलब एसेट्स खरीदे होते हैं। और लायबिलिटी साइड पे हमने डिफरेंट जगह से लोन लिया होता है, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली फाइनेंसिंग साइड होती है। अच्छा, उसके बाद इसको हमने प्रिपेयर किस तरह से करना है, वही तीन चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। बिज़नेस का नेम लिखना है, बैलेंस शीट लिखना है और डेट, जिस डेट पर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट लिखनी है। जिस तरह से हमने तीन लाइनें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की फॉर्मेट के ऊपर लिखी थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स कितने तरह के हो सकते हैं हमारे पास। करंट एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की हुई है अपने पहले लेक्चर्स में, ठीक है। करंट एसेट्स बेसिकली ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या थोड़े टाइम के बाद वो कैश में कन्वर्ट इजीली हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट में बेसिकली आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे जो है वो करंट एसेट्स हैं, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हुए हैं, ठीक है, आपने किसी को एक्सपेंस पहले से अदा कर दिया हुआ है, ठीक है, वो भी आपका करंट एसेट होता है। फिक्स एसेट क्या होते हैं बेसिकली, जो आपके परमानेंट एसेट होते हैं। परमानेंट एसेट से मुराद जैसे कि आपकी कोई जो हम अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं ना, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, फिक्सर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे फिक्स एसेट्स में शुमार होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रा एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो एसेट्स में कमी लेके आ रहे होते हैं बेसिकली। जैसे कि आपका एसेट जो है, कोई भी एसेट ना, जैसे कि फर्नीचर है या प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वक्त के साथ साथ लैंड को छोड़ के वक्त के साथ साथ तमाम फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। लैंड एक वाहिद एसेट है जिसकी लाइफ जो है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, लामहदूद, जब तक क़यामत नहीं आ जाती लैंड की डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगी लैंड की क्वेश्चन में, क्योंकि लैंड एक वाहिद एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है। उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं हो सकती। और बाकी सारे एसेट्स हैं जितने, वो सारे के सारे वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यू में कमी आती है। जैसे फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग हो गई इन, और अगर आपने कोई और एसेट ख़रीदा हुआ इस तरह का व्हीकल है, इन सब की वैल्यूज़ में कमी आती है यूज़ के साथ साथ। तो जो एसेट की डेप्रिसिएशन है ना बेसिकली, उसको हम कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं। कॉन्ट्रा एसेट से मुराद क्या है,
जो एसेट की वैल्यू में कमी ला रही है। अकाउंट्स ऑपरेटेड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एनी एसेट इज नोन एज कॉन्ट्रा एसेट। जो एसेट की वैल्यू में कमी ला रही है उसको हम कॉन्ट्रा एसेट कहेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर की वैल्यू में कमी लाएगी, ठीक है। मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, उसकी वैल्यू में कमी लाएगी, ठीक है। या फिर अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल, ये मतलब जैसे हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एसेट, ये डेटर की वैल्यू में कमी ला रही होती है, ठीक है। जब हम एडजस्टमेंट वाले चैप्टर पे जाएंगे तो इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एसेट की वैल्यू में कमी ला रही है, डेप्रिसिएशन हो गई, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गई, ठीक है, या अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल कह लें उसे, तो ये आपके कॉन्ट्रा एसेट्स हैं। ये आपकी एसेट साइड हो गई। इसी तरह बैलेंस शीट की दूसरी साइड होती है जिसे हम लायबिलिटी साइड कहते हैं, इसकी भी कुछ डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, इसके अंदर फिक्स लायबिलिटीज़ यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, और ऑनर्स इक्विटी होती है। अब जिस तरह से हमने करंट एसेट को पढ़ा उसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ बेसिकली ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो कि इमीडिएटली या फिर थोड़े वक्त में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, हम उनको पे ऑफ कर देंगे। जैसे कि हमने किसी से उधार चीज़ें ख़रीद ली हैं, ठीक है, तो हमने 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, यानी कि विद इन ईयर हमने उनको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो विद इन ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या इमीडिएटली जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या थोड़े वक्त के बाद जो कैश यानी कि विद इन ईयर के अंदर अंदर हो, वो आपकी सारी की सारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। जो ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। इसमें आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाते हैं, अकाउंट्स पेबल है, बिल्स पेबल आपके पास आ जाते हैं, नोट्स पेबल है, ठीक है, और एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंस जो आपने अदा करने हैं, जैसे कि रेंट का कोई एक्सपेंस है आपका, ठीक है, आपका यूटिलिटीज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, या एडवर्टाइजमेंट का कोई एक्सपेंस है, या सैलरीज का कोई एक्सपेंस है जो आपने अदा करना है नियर में, फ्यूचर में, ठीक है, वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जो आप विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। आप पे ऑफ कर देते हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपके पास फिक्स लायबिलिटीज़, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ इन्हें कह सकते हैं। ये एक लंबे अरसे की लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि इसमें लोन्स वगैरह की बात करते हैं, जो कि आपने विद इन ईयर पे ऑफ नहीं करनी होती, विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं जो आप बैंक्स वगैरह से लेते हैं, या मॉर्गेज पेबल होता है, आपने कोई चीज़ अपनी गिरवी रखवा के लोन लिया हुआ है, या लोन फ्रॉम पार्टनर, अपने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है, या अपने फ्रेंड से लोन लिया है, किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है, ठीक है, लंबे अरसे के लिए जो आपने लोन लिया हुआ है ना, ठीक है। या आप यूँ कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं, बड़ी कंपनीज़ की, वो डिबेंचर्स इशू करती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं लंबे 10-10 साल के लिए, ठीक है। तो वो उनकी फ़िक्स लायबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये जो है विद इन ईयर हम इनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये 5-5, 10-10 साल के लिए चलती रहती हैं। यानी कि 1 साल वाला क्राइटेरिया इनके ऊपर नहीं लगता, 1 साल के बाद ही अदा किया जाता है इनको, ठीक है। बाकी आपके डिफरेंट तरह के लोन्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ठीक है, मीडियम टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। आजकल जो है मीडियम टर्म लोन की जो टर्म इतनी इस्तेमाल नहीं होती, या शॉर्ट टर्म होता है लोन आपका, या लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वो लोन होता है जो कि करंट लायबिलिटीज़ में आता है, जो कि आपने विद इन ईयर पे कर देना आपने, और लॉन्ग टर्म लोन वो है जो ईयर के बाद आप पे करते हैं। 5 साल की मुद्दत भी हो सकती है उसकी, 10 साल की मुद्दत भी हो सकती है, 15 साल की मुद्दत भी हो सकती है उसकी, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल से मुराद क्या है? बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, या फिर उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी साइड पे दो तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटीज़ बिजनेस की वो लायबिलिटीज़ हैं जो कि ऑनर ने उसको पैसा दिया हुआ है। ऑनर ने जो बिज़नेस को पैसा दिया हुआ है वो बिज़नेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है तो वो भी लायबिलिटी। लेकिन जो बिज़नेस ने बाहर वालों से पैसा लिया हुआ है, जैसे कि करंट लायबिलिटीज़ में आ गई बात, और फिक्स लायबिलिटीज़ में हमने बात की, बैंक से लोन लिया या किसी आपने और इदारे से लोन लिया, ठीक है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो वो सारी की सारी आपकी एक्सटर्नल एबिलिटीज़, बाहर वालों से लोन लेंगे तो वो एक्सटर्नल एबिलिटीज़ हैं। अगर आप मालिक से पैसा लिया आपने तो वो कैपिटल कहलाता है, और वो बिजनेस के लिए एक इंटरनल एबिलिटी है। इन सारों को ही लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। तो लायबिलिटी साइड पे बेसिकली हमारे पास कितनी चीज़ें आएंगी? 3 चीज़ें आएंगी। करंट लायबिलिटीज़ लिखी जाएंगी, फिक्स लायबिलिटीज़ लिखी जाएंगी, और ऑनर्स इक्विटी लिखी जाएगी। इनकी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दी है। तो एक दफ़ा आप रिव्यू कर सकते हैं कि एसेट साइड पे 3 चीज़ें हैं। करंट एसेट जो पहले पढ़ा,
फिक्स एसेट और कॉन्ट्रा एसेट। ये तीन चीज़ें एसेट साइड पे लिखी जाएंगी और तीन चीज़ें हम लिखी जाएंगी लायबिलिटी साइड पे, जैसे करंट लायबिलिटीज़ हैं, फिक्स लायबिलिटीज़ हैं, ऑनर्स, इक्विटी और कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला मसला ये है कि आपने अब हमने ये तो फैसला कर लिया कि एसेट साइड पे क्या लिखना है, लायबिलिटी साइड पे क्या लिखना है, लेकिन अब इनको लिखने की तरतीब क्या होगी। ठीक है, कौन सी चीज़ पहले लिखेंगे, कौन सी चीज़ बाद में लिखेंगे, इसका फैसला आप करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो अरेंजमेंट होती है ना एसेट एंड लायबिलिटीज़ की, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग में, मार्शलिंग। इसको मार्शलिंग कहते हैं। ठीक है, मार्शलिंग की टर्म बेसिकली क्या होती है कि अब हमने इन चीज़ों को लिखना कैसे है, कौन सी चीज़ पहले, क्या हम करंट लायबिलिटीज़ को पहले लिखें, क्या हम फिक्स लायबिलिटीज़ को पहले लिखें, या हम ऑनर इक्विटी को पहले लिखें, इसकी तरतीब कैसे होगी। ठीक है, तो इस तरतीब को हम कहते हैं मार्शलिंग। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मेथड्स हैं जिस तरह से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं मुख्तलिफ तरतीब के साथ। ठीक है, तो इसको हम मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। मार्शलिंग बेसिकली क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की तरतीब, ऑर्डर्स हैं। ठीक है, द टर्म मार्शलिंग मीन्स द ऑर्डर इन विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। जिस ऑर्डर के साथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को लिखा जाएगा, जिस तरतीब के साथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, उसको हम मार्शलिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली तीन तरह के मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है लिक्विडिटी का और रियलाइजेबिलिटी का। ठीक है, लिक्विडिटी का मेथड से मुराद क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी लिक्विड चीज़ें लिखनी है, बाद में दूसरी चीज़ें लिखनी है। अब लिक्विड चीज़ें और या लिक्विडिटी से मुराद क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो कैश हैं, ये कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको हम लिक्विड चीज़ें कहते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी से मुराद जो कैश में कन्वर्ट जल्दी हो जाए या जो कैश की हालत में हो। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और रियलाइजेबिलिटी का मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो इस मेथड के तहत हमें अपने तमाम लिक्विड चीज़ें जो है वो पहले लिखनी पड़ेंगी, और जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं जो लिक्विड नहीं है वो बाद में लिखनी पड़ेंगी। यानी कि हम अपने करंट एसेट्स जो कि विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो पहले लिखेंगे। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो भी पहले लिखेंगे, और जो बाद में जो हमारे परमानेंट या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनको हम बाद में लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ परमानेंट से मुराद क्या है, परमानेंट चीज़ें पहले लिखी जाएँ, लिक्विड चीज़ें बाद में लिखी जाएँ। यानी कि जो हमारे परमानेंट एसेट्स हैं, जो परमानेंट लायबिलिटीज़ हमारी हैं, दूसरी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, उनको पहले लिखा जाए जो कम लिक्विड है। उसके बाद में हम जो दूसरी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी लिक्विड चीज़ें बाद में लिखें। ठीक है, पहला मेथड कहता है जी लिक्विड चीज़ें पहले लिखें, दूसरी परमानेंट बाद में लिखें। दूसरा मेथड कहता है जी आप परमानेंट चीज़ें जो लॉन्ग टर्म चीज़ें पहले लिखें और जो लिक्विड चीज़ें वो बाद में लिखें। तीसरा मेथड हमारा मिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हम चीज़ों को मिक्स करके लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड्स का हम स्केच हमारे पास बना हुआ है, इस स्केच को देखते हैं। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में ये कहता है कि मोस्टली जो सोल ट्रेडर्स होते हैं ना, आपके जो वाहिद मलकीती कारोबार शॉपकीपर हो गए, या जिसमें वन मैन शो होता है ना, आपका एक मालिक होता है, या पार्टनरशिप फर्म होती हैं, ये बेसिकली लिक्विडिटी वाले मेथड को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये जो पहला मेथड है ना लिक्विडिटी वाला, ये जो आपके सोल ट्रेडर्स हो गए या आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, तो ये पहला मेथड फॉलो करती हैं। ठीक है, जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज वगैरह वगैरह हैं, वो आपका बेसिकली ऑर्डर ऑफ परमानेंस इस्तेमाल कर रही होती हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मेथड दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं बेसिकली, करंट एसेट्स है और फिक्स एसेट आपके पास, ठीक है। एक ओवरव्यू है, आप इसको देख सकते हैं। करंट एसेट में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और फिक्स एसेट में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैश में, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, और बाकी सारी चीज़ें जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। बिल रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल जिन लोगों से आपने पैसा लेना है, डेटर्स जिनको आपने उधार सेल की हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में बच गया है, प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने बिफोर ड्यू डेट एक्सपेंस पे कर दिया, यानी कि अगले साल का कोई एक्सपेंस था आपने इस साल पे कर दिया। इस तरह से फिक्स एसेट्स हैं आपके पास, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं आपके पास, जो कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होते, और ये आपने अपने या तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदे हुए हैं या फिर आपने अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदे हुए हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, पेटेंट्स है, आपने कोई राइट्स वगैरह लिए हुए किसी, ये आपके बेसिकली इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, पेटेंट्स और गुडविल, ठीक है। आपने किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंचाइज वगैरह आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपने उसको पे करना होता है, तो वो आपका, जब तक आप पे कर रहे हैं, आपके लिए एसेट है वो। तो ये फिक्स एसेट्स आपके पास। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ देख लें, आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ है, ठीक है, करंट अकाउंट के ऊपर आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, आपकी वो विद इन ईयर आपने पे कर देना उसको, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है आपकी। बिल पेबल, बिल अदा करना है, बिल की अमाउंट। नोट्स पेबल एक ही चीज़ है। अकाउंट पेबल या क्रेडिटर एक ही चीज़ है, ठीक है। एक्सपेंस पेबल, कोई भी एक्सपेंस आपका अदा करने वाला रहता है तो आपकी करंट लायबिलिटी, क्योंकि विद इन ईयर ये सारी की सारी चीज़ें आपने पे कर देनी है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। इस तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, बैंक से कोई लोन लिया है या कोई चीज़ आपने गिरवी रखवा के किसी से लोन लिया है, मॉर्गेज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, कोई चीज़ अपना मकान या गाड़ी गिरवी रखवा के आपने लोन लिया हुआ है, या कोई सोना चांदी वगैरह, तो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आ गई, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी में आपका जो बिजनेस मालिक जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल, वो आ गए यहाँ पे, ठीक है, और इसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स, और इसमें ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस होगा तो हम इसमें से जो है, जैसे कि हाँ नेट इनकम ऐड की हुई ना, अगर लॉस हो तो लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, जिसमें हम करंट एसेट्स यानी कि लिक्विड चीज़ें पहले लिख रहे हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ वो चीज़ें पहले लिख रहे हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, थोड़े टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में। और जो लॉन्ग टर्म है या परमानेंट चीज़ें वो बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ऑनर्स वो बाद में लिखी जा रही हैं। इसको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। मोस्टली जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो सोल ट्रेडर्स हैं, वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ऑर्डर ऑफ परमानेंस, चीज़ें सारी यही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस तरीकाकार चेंज हो गया। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या होता है, जो बड़ी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म पहले लिखेंगे, यानी कि करंट, इसमें क्या होगा, फिक्स एसेट्स वगैरह, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वगैरह पहले लिख देंगे, और जो दूसरी हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, ये बाद में लिख देंगे। ये फ़र्क है बस ऑर्डर ऑफ परमानेंस में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। लास्ट हमारा मिक्स है, मिक्स ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है जी, बेसिकली एसेट साइड पे आप जो है लिक्विडिटी वाला मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, और लायबिलिटी साइड पे आप परमानेंस वाला मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि मिक्स मेथड है, ठीक है। एसेट साइड पे आप लिक्विड लिक्विड एसेट्स पहले लिखते हैं, परमानेंट एसेट्स बाद में लिखते हैं। लायबिलिटी साइड पे आप जो है वो परमानेंट एसेट, जो मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लायबिलिटीज़ हैं, वो पहले लिखेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ जो है उनको आप बाद में लिखेंगे। ये आपका मिक्स मेथड है। ये तीन तरह के आपके मेथड्स हैं बैलेंस शीट बनाने के। ये जो अरेंजमेंट होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बैलेंस शीट में, इसको हम मार्शलिंग कहते हैं। ये आपके बेसिकली तीन मेथड्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट का आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।